हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज जो क्लास के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है साइकेट्रिक के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको माना जाता है। चाहे आप कॉलेज लेवल पर स्टडी कर रहे हैं या फिर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, उन दोनों ही जगह पर ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर बनते ही हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एंटी साइकोटिक ड्रग्स की तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो ड्रग्स होती है इनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी बोला जाता है, जो साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए काम आती है। देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स। ठीक है, किसी भी पेशेंट के साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है इनके अदर नेम की कि इसके और कौन कौन से नेम है, अदर नेम, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है एक तो न्यूरोलेप्टिक, ठीक है, इनको बोला जाता है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, और इनको बोला जाता है मेजर ट्रैंक्विलाइजर, इनको बोला जाता है मेजर ट्रैंक्विलाइजर। और बात करें इनको और बोला जाता है एंटी स्किज़ोफ्रेनिक ड्रग्स, एंटी स्किज़ोफ्रेनिक ड्रग्स, या हम सीधे से बोल सकते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, अच्छा ये वर्क कैसे करता है? ये जो होता है डोपामिन के ऊपर बेस होता है। ठीक है, कौन? एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन द डोपामिन। ठीक है, अब डोपामिन पे कैसे बेस होता है? ये जो होता है इंक्रीज डोपामिन के लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा ये? इट डिक्रीज डोपामिन लेवल। ठीक है, ये क्या करेगा? पेशेंट के डोपामिन लेवल जो है, जो इंक्रीज हुआ है, उसको क्या करता है? डिक्रीज करेगा। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है इनको D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोला जाता है। इनको बोला जाता है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, डज नॉट क्योर दी इलनेस। ठीक है, इलनेस को क्या नहीं करता है? क्योर नहीं करता है ये, पर क्या कर देता है कि बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं उनको क्या कर देता है? माइल्ड कर देता है। ठीक है, बट मेक द सिम्टम्स को क्या कर देता है? माइल्ड कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स कर देती हैं। तो चलिए अब हम एंटी साइकोटिक के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है उनके क्लासिफिकेशन की तरफ देखें तो मेनली दो तरह की एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट के अंदर आती है टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, और सेकंड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आएगी एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, दो तरह की होंगी, एक होगी टिपिकल एंटी साइकोटिक और एक होगी एटिपिकल एंटी साइकोटिक। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो टिपिकल एंटी साइकोटिक होती है उसको ट्रेडिशनल ड्रग्स भी बोला जाता है।
ठीक है, मींस पहले जो होता था, मतलब कि सबसे पहले जो होता था टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को ही यूज किया जाता, ट्रेडिशनल टाइम से, मतलब पुराने टाइम से इसको क्या करा जाता था, यूज किया जाता था। अब ये कौन से मैकेनिज्म पे वर्क करती है, कौन सी टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो कौन से मैकेनिज्म पे वर्क करती है, ये जो होता है मेनली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ट्रेडिशनल बोलते हैं, और ये क्या कर देता है, ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर। ठीक है, जो D2 रिसेप्टर होंगे ब्रेन के, ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है D2 रिसेप्टर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो डोपामिन के रिसेप्टर्स है उनको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो जब रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डोपामिन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डोपामिन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम एटिपिकल की बात करें, ठीक है, किसकी, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ये इसका जो मैकेनिज्म होता है वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से अलग होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो एक्शन होता है वो एंटी एड्रीनर्जिक और एंटी हिस्टामिनर्जिक एक्शन होता है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, एंटी एड्रीनर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक क्या होता है, इसका एक्शन होता है, एंटी हिस्टामिनिक एक्शन। अब देखिए हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि टिपिकल के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी और एटिपिकल के अंदर कौन कौन सी आएंगी। अगर हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें तो उसके अंदर जो फर्स्ट ड्रग है वो होती है हेलोपेरिडोल, उसमें आती है हेलोपेरिडोल। उसके अंदर और कौन सी ड्रग्स आएंगी, उसके अंदर आएगा ड्रोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल सेकेंड होगी ड्रोपेरिडोल, देन इसके अंदर होगी क्लोप्रोमाजिन, इसके अंदर होगी क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है, इसको CPZ भी बोला जाता है, क्लोरप्रोमाजिन को। ठीक है, और इसके अंदर आता है फ्लूपेंटाक्सोल, नेक्स्ट इसके अंदर आती है थायोरिडाजाइन, ये सारी ड्रग्स टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर आती है। और अगर हम बात करें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स तो उसके अंदर कौन कौन सी आएंगी, उसके अंदर आएगी क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, नेक्स्ट इसके अंदर होगी रिसेपेरिडोन, नेक्स्ट होगी क्यूटीपाइन, अगर हम फर्स्ट जो है बात करते हैं हेलोपेरिडोल की, फर्स्ट हम बात करते हैं हेलोपेरिडोल की। यहाँ पर हम ना अभी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है उसको फर्स्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल जो होता है ये हाईली फोटोटॉक्सिक ड्रग होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हाईली फोटोटॉक्सिक ड्रग होगी, फोटोटॉक्सिक ड्रग होती है। ठीक है, मींस इसको ये क्या होती है, सनलाइट के अंदर रिएक्ट करेगी। ठीक है, अगर बात करें तो इसके मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, हेलोपेरिडोल से मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम पोटेंसी भी किसकी होगी, हेलोपेरिडोल की ही होगी। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंड बात कर रहे हैं क्लोरप्रोमाजिन, जिसको हमने बोला था CPZ। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, CPZ। अब CPZ जो है ये फर्स्ट एंटीसाइकोटिक है जिसको डिस्कवर करा गया था। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो है
एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है, तो वो है क्लोरप्रोमाजिन, और उसको कौन से ईयर के अंदर करा गया था, 1952 के अंदर। ठीक है, ये जो है क्लोरप्रोमाजिन, ये भी एक फोटो सेंसिटिव ड्रग है। ये भी कैसी है, एक फोटो सेंसिटिव ड्रग है। ठीक है, इसके बारे में, क्लोरप्रोमाजिन के बारे में ये ध्यान रखना कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग है और इसको डिस्कवर करा गया था 1952 के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। थायोरिडाजाइन, थायोरिडाजाइन जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिलारी, मिलारी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये भी आया हुआ है कि कौन सी टिपिकल एंटीसाइकोटिक है जिसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या आंसर होगा उसका, थायोरिडाजाइन। और मैक्सिमम किसके होंगे, हेलोपेरिडोल के। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है उनके साइड इफेक्ट्स की, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स किसकी वजह से आ रहे हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एडवर्स इफेक्ट किसकी वजह से है, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है उनकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर सबसे मेन जो एडवर्स इफेक्ट जो हम सबसे पहला पढ़ेंगे वो है EPS। ठीक है, EPS जो है, EPS होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कॉलेज आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम की डिटेल की, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो होता है सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल क्या होता है, सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, और ये किसकी वजह से होते हैं अराइज, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनके एडवर्स इफेक्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जो मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम रीजन है, मिड ब्रेन के अंदर क्या है, जो ब्रेन स्टेम रीजन है, वहां पर जब D2 रिसेप्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ब्लॉकेड हो जाएगा किसका, D2 रिसेप्टर्स का, तो उस वजह से EPS जो है वो क्या होगा, अराइज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ब्रेन स्टेम मेनली इसके अंदर अफेक्ट होता है, उस वजह से EPS अराइज होता है। ठीक है, अब जो EPS है, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, तो इसके अंदर भी अलग अलग सिम्टम्स होंगे। जो फर्स्ट सिम्टम जो हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स के अंदर, तो इसके सिम्टम्स के अंदर आएगा ट्रिमर्स, रिजिडिटी। ठीक है, ट्रिमर्स होगा, पेशेंट की बॉडी कैसी हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। देन होगा ब्रेडिकाइनेसिया, मींस क्या हो जाएगा, उसका जो वॉकिंग जो है, मतलब कि जो काइनेटिक जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ब्रेडिकाइनेसिस बोल सकते हैं इसको। देन मास्क लाइक फेस हो जाएगा, मास्क लाइक फेस होगा। ठीक है, और उसके साथ में क्या हो जाएंगे, अबनॉर्मल गेट होंगे, ड्रूलिंग होगा। ड्रूलिंग मीन्स क्या होगा कि सलाइवा जो है वो माउथ से अपने आप बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, इन सब जो डिसऑर्डर्स जो है, मतलब कि ये सारे सिम्टम्स जो अराइज हो रहे हैं, अब इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इनको ट्रीट करा जाता है ट्रीटेड विथ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ में।
ठीक है, तो देखिए ईपीएस के अंदर फर्स्ट क्या होगा, न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। ठीक है, अब सेकंड इसके अंदर जो अराइज होगा बी, वो क्या होगा, वो होगा एक्यूट डिस्टोनिया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको एक्यूट मस्क्यूलर डिस्टोनिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो होता है अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, मतलब सबसे पहले जो होता है अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन, मतलब कि पहले यही पता चलता है पेशेंट के अंदर मोस्ट केसेस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, नाम से पता पड़ रहा है कि मस्कुलर डिस्टोनिया मींस मसल के अंदर क्या हो जाएगी, टोन डिस हो जाएगी। डिस मीन्स टोन नहीं रह पाएगी। तो इसके अंदर एक चीज आती है टॉर्टिकोलिस। ठीक है, इसके अंदर एक चीज होगी, क्या होगी, टॉर्टिकोलिस। अब ये टॉर्टिकोलिस क्या हो जाता है कि नेक का वन साइड पे मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, टॉर्टिकोलिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ नेक एट वन साइड। ठीक है, एक तरफ क्या हो जाएगा, नेक का मूवमेंट हो जाएगी, मींस नेक जो होगी वो एक ही तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, रोलिंग बैक ऑफ द टंग, जो टंग होगी, जो जीभ होगी, वो क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ रोल हो जाएगी। रोलिंग बैक ऑफ द टंग, टंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसको जो होता है क्या बोला जाता है, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर इस नाम से बहुत बार पूछा हुआ है, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस के नाम से बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड हम पढ़ रहे हैं ईपीएस के अंदर, फर्स्ट हमने पढ़ा पार्किंसन, सेकंड हमने पढ़ा डिस्टोनिया, थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो है अकाथेसिया। ठीक है, थर्ड क्या है, अकाथेसिया। अब अगर अकाथेसिया की बात करें तो ये क्या होता है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग होता है जिसके अंदर पेशेंट को क्या होगा, मस्कुलर डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, और उस वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसके अंदर पेशेंट कैसा हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी पेशेंट के अंदर। और मोस्ट कॉमनली जो होता है, मोस्ट कॉमनली अपीयर्ड जो है, मोस्ट कॉमनली अपीयर्ड मतलब सबसे कॉमनली जो होता है ना पेशेंट के अंदर, वो यही होता है। ठीक है, क्या होता है, अकाथेसिया। पेशेंट कैसा हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। इसके अंदर पेशेंट का कैसा हो जाता है, वॉकिंग एंड टॉकिंग बिहेवियर, पेशेंट में आ जाएगा वॉकिंग एंड टॉकिंग बिहेवियर, मतलब वो एक तरफ बैठ ही नहीं पाएगा, ना तो वो चल पा रहा है ना वो बैठ पा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वो क्या हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हम पढ़ते हैं इसके अंदर, वो है टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, फोर्थ कौन सा है, टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, ये सारा हम ईपीएस के अंदर ही पढ़ रहे हैं कि ईपीएस जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, अब टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या होता है, इसमें पर्पसलेस अबनॉर्मल मूवमेंट होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, पर्पसलेस अबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे पेशेंट के अंदर, पर्पसलेस अबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ये इरिवर्सिबल होती है, कि अगर पेशेंट के अंदर एक बार टार्डिव डिस्काइनेसिया हो गया तो वो क्या होगा, रिवर्स नहीं हो पाएगा। और ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ईपीएस का सिम्टम है जो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो कौन सा है, ये टार्डिव डिस्काइनेसिया है। इसके अंदर अबनॉर्मल इरेगुलर मूवमेंट होगा मसल्स का। ठीक है, क्या होगा, अबनॉर्मल मूवमेंट होगा, हमने पढ़ लिया। और कौन सी मसल्स का, जैसे कि च्यूइंग, कि वो कुछ ना कुछ चबा रहा है, भले वो कुछ खा रहा हो नहीं खा रहा हो पर वो चबाए जा रहा है। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, आईज ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। और इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, मीन्स टार्डिव डिस्काइनेसिया जो होता है उसको किससे ट्रीट करा जाता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स से।
ठीक है, उसको किससे करा जाता है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स से क्या करा जाता है? ट्रीट करा जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स से। ठीक है, और फाइनल जो फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं ईपीएस के अंदर सिम्टम, वो कौन सा है? वो है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। ठीक है, वो है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। अब अगर मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के राइनोडिन रिसेप्टर जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और सेल का टेम्परेचर क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए इस वाले इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? हाइपरथर्मिया की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कैसी कंडीशंस होगी? हाइपरथर्मिया। और किसकी वजह से होगा? ड्यू टू डैमेज ऑफ कौन से रिसेप्टर्स? राइनोडिन रिसेप्टर्स का क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, ड्यू टू डैमेज ऑफ राइनोडाइन रिसेप्टर। ये बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है। ठीक है, सबसे रेयर केस के अंदर पेशेंट्स में ही होता है, बट ये सीरियस होता है। ठीक है, रेयर होता है बट ये कैसा होता है? सीरियस होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम के अंदर और कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, तो ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन भी इसके अंदर हो सकती है। ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, स्ट्यूपर, देन आता है मसल रिजिडिटी, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ब्लैडर का कंट्रोल भी क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया है कि ये सीरियस है, बट ये बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि जो ईपीएस है उसके अंदर हमने मेनली 5 सिम्टम्स देखे। फर्स्ट है न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, सेकेंड है एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया, थर्ड है इसके अंदर अकाथेसिया, फोर्थ है टार्डिव डिस्काइनेसिया और फिफ्थ है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। इसको ध्यान रखना, पूरी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हमने डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ईपीएस ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम है, अगर पेशेंट के अंदर ये हो जाता है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होगी डेनपोलिन सोडियम। ठीक है, डेनपोलिन सोडियम। और अगर पेशेंट को टार्डिव डिस्काइनेसिया है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या देंगे? प्रोपेनानोल। उसके अंदर हम देंगे प्रोपेनानोल। ठीक है, जो एक तरह की क्या है? बीटा ब्लॉकर है, वो दिए जाएंगे टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर। अच्छा, एक और छोटा सा चीज है, उसको ध्यान रखिएगा। एक होता है रैबिट सिंड्रोम, वो होता है क्या है? रैबिट सिंड्रोम। अब रैबिट सिंड्रोम जो है ये क्या होता है? रैबिट सिंड्रोम जो है वो एक रेयर फॉर्म होता है एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड ईपीएस का। ठीक है, क्या होता है? रेयर फॉर्म होता है किसका? रेयर फॉर्म ऑफ एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड ईपीएस। मींस एंटीसाइकोटिक जो ईपीएस हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है? रैबिट सिंड्रोम भी होता है, बट ये रेयर फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर पेरी ओरल ट्रिमर्स होते हैं। पेशेंट को क्या होते हैं? पेरी ओरल ट्रिमर्स, मीन्स माउथ के अंदर क्या होते हैं? उसको ट्रिमर्स होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? इनवॉलेंट्री फाइन और रिदमिक मोशन होता है माउथ का विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? इनवॉलेंट्री फाइन एंड रिदमिक मूवमेंट होता है। ठीक है, और किसका मूवमेंट होता है? माउथ का, मूवमेंट ऑफ माउथ। ठीक है, और किसके बिना होता है? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग। विदाउट किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा?
टंग का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला हमने जो एंटीसाइकोटिक जो है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, उसका जो साइड इफेक्ट हमने देखा था वो था ईपीएस, ठीक है। अब सेकेंड हम इसके अंदर देख रहे हैं, अब जो सेकेंड हम इसके अंदर देख रहे हैं वो है इसके अंदर पेशेंट्स के अंदर और क्या क्या होता है, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। पेशेंट के अंदर क्या होंगे, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स भी अराइज होते हैं, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अब ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या होगा, जैसे कि ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे एंटीकोलिनर्जिक जो इफेक्ट्स होते हैं वही वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, टेकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, टेकिकार्डिया, और है माइड्रियासिस, माइड्रियासिस, और हो सकता है ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन, ये सारे होते हैं ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स, और किसकी वजह से होते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक की वजह से, ठीक है। और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं टिपिकल की, सडेशन हो सकता है पेशेंट के अंदर, सडेशन, वेट गेन हो सकता है, सडेशन, वेट गेन हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकते हैं पेशेंट को। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं किसकी वजह से, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनकी वजह से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। तो एटिपिकल के अंदर हमने ड्रग्स पढ़ी थी क्लोजापाइन, सेकेंड है इसके अंदर ओलेंजापाइन, नेक्स्ट है इसके अंदर रिसेपेरिडोन, नेक्स्ट है इसके अंदर क्यूटीपाइन। ये सारी ड्रग्स होती हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। एटिपिकल जो होती है ये बेटर होती है टिपिकल से, ठीक है, और बेस्ट होती है। क्यों, क्योंकि इनके जो होते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं देन द टिपिकल, ठीक है। टिपिकल से क्या होते हैं, लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं एटिपिकल के, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोजापाइन की, तो उसके अंदर ईपीएस के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, लेस ईपीएस के चांसेस होंगे। और इसके अंदर एक कंडीशन होती है, पेशेंट को होता है साइलोरिया, ठीक है। और साइलोरिया का मतलब क्या होता है, अगर हम साइलोरिया की ही बात करें तो इंक्रीज्ड सलाइवेशन, पेशेंट का सलाइवेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओलेंजापाइन की। तो ओलेंजापाइन से मैक्सिमम वेट गेन होता है पेशेंट में, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम वेट गेन जो होगा वो किसकी वजह से होगा, ओलेंजापाइन की वजह से। अगर हम बात करें रिसेपेरिडोन, तो रिसेपेरिडोन क्या करता है, वो करता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, वो करेगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन। और अगर हम यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें क्लोजापाइन की, ठीक है, क्लोजापाइन की थोड़ी सी और डिटेल में देखें तो फर्स्ट एंटी सुसाइडल ड्रग है ये, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट एंटी सुसाइडल ड्रग है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2012 के अंदर, इसको ध्यान रखना। फर्स्ट एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सी है, क्लोजापाइन है, ठीक है। और क्लोजापाइन से ही क्या होता है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस की कंडीशन भी होती है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस की कंडीशन भी अराइज होती है, किसकी वजह से, क्लोजापाइन की वजह से। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्लोजापाइन की वजह से। अब देखिए, अब हम कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं एटिपिकल की जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उससे, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कॉमन साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, किसकी, एटिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उसकी, तो उसके अंदर एक तो हमने देखा वेट गेन, और जो किसकी वजह से हो रहा था, ओलेंजापाइन की वजह से हो रहा था,
ठीक है। एक पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है पेशेंट में? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट के अंदर? हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो सकती है? हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट पेशेंट के अंदर और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये भी हमने देखा था क्या हो सकता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। मीन्स क्या होगा? जैसे ही वो लेटा हुआ है और एकदम से अगर पेशेंट सडनली बेड से उठा तो क्या हो जाएगा? उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और पेशेंट के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ठीक है, कैसी? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और किसकी वजह से? ये जो एटिपिकल है उसकी वजह से। फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी। और जो रिसेपेरिडोन है ना, देखिए जो रिसेपेरिडोन है वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देता है? प्रोलैक्टिन के लेवल को। ठीक है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है कौन सी ड्रग की वजह से? रिसेपेरिडोन की वजह से। अब हम कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन देखते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है तो क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या बताना है कि उसको फ्रिक्वेंटली जो है अपनी ड्राइनेस जो है माउथ की उसको रिलीव करने के लिए सिप्स ऑफ वाटर, सिप्स ऑफ वाटर मीन्स उसको बार बार क्या बोलना है कि थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उसको क्या करना है? पानी पीना है। कि उसकी क्यों? टू रिलीव द ड्राइनेस, टू रिलीव द ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, माउथ की ड्राइनेस को रिलीव करने के लिए क्या करना है? उसको थोड़ी थोड़ी देर के अंदर पानी पीना है। ठीक है, सेकंड क्या है? कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के अंदर होगा तो हाई फाइबर डाइट के लिए पेशेंट को एडवाइस करा जाएगा, हाई फाइबर डाइट के लिए पेशेंट को एडवाइस किया जाएगा। नेक्स्ट, उसको अगर जरूरत है तो लेग्जेटिव्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, पेशेंट को क्या करा जाएगा? लेग्जेटिव्स, अगर कॉन्स्टिपेशन फिर भी रिलीव नहीं हो रहा है तो। ठीक है, और उसको बोला जाता है कि अपने बेड से या चेयर से क्या करना है? स्लोली उसे उठना है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? गेट अप फ्रॉम द चेयर और बेड। कैसे? बेड से और चेयर से कैसे उठना है उसे? स्लोली, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से। और पेशेंट को ड्राइविंग अवॉइड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों बोला जाएगा? क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? सेडेशन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको ड्राइविंग को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। और मेन जो इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, उसको यूज करना है। क्या यूज करना है? सनस्क्रीन। ठीक है, और सनस्क्रीन या फिर उसको फुल स्लीव्स के शर्ट्स वगैरह पहनने। ठीक है, फुल स्लीव्स के शर्ट्स बोल सकते हैं या फुल स्लीव क्लोथ उसको पहनने। क्यों? क्योंकि फोटो सेंसिटिव रिएक्शन से प्रिवेंट होने के लिए। हमने हेलोपेरिडोल वगैरह जो ड्रग्स है उसके अंदर देखा था कि वो फोटो सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? उसे सनस्क्रीन वगैरह यूज करनी है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर जो एंटीसाइकोटिक्स जो है उनको क्या करा जाता है? कॉन्ट्राइंडिकेशन करा गया है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसके अंदर वो नहीं दी जाती है। अब कौन सी कंडीशन होती है? प्रेगनेंसी के अंदर ये अवॉइड करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये अवॉइड करा जाता है अगर मदर कैसी है? लैक्टेशन में है अगर मदर, तब भी उसको अवॉइड करा जाता है। अगर बोन मैरो सप्रेशन है उसके अंदर भी अवॉइड करा जाता है। बोन मैरो सप्रेशन की अगर कंडीशन है, बोन मैरो सप्रेशन की अगर कंडीशन है उसमें भी अवॉइड करा जाता है। ठीक है, अगर चाइल्ड है, ठीक है, और चाइल्ड की एज कितनी है? लेस देन 3 ईयर।
अगर 3 साल से छोटा बच्चा है उसके अंदर अवॉइड करा जाता है। देन अगर कोमा की कंडीशन में है पेशेंट, तब भी क्या करा जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को अवॉइड करा जाता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से ड्रग्स से रिलेटेड या कौन से टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।